चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं फैक्टर मॉडल्स को। ये वो छिपी हुई ताकतें हैं जो असल में किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के उतार चढ़ाव को कंट्रोल करती हैं। आज हम इसी की एक क्विक समरी करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि ये फैक्टर्स होते क्या हैं। फिर सबसे बेसिक मॉडल CAPM पर नजर डालेंगे। उसके बाद फार्मा फ्रेंच के मल्टी फैक्टर मॉडल को देखेंगे, मोमेंटम फैक्टर को समझेंगे और आखिर में इन सबको मिलाकर एक रेडी टूल किट तैयार करेंगे। ठीक है, तो पहला हिस्सा फैक्टर्स का बेसिक आइडिया। इससे पहले कि हम मॉडल्स की गहराई में जाएं, ये समझना जरूरी है कि इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी। असल में ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी और उलझी हुई प्रॉब्लम का सिंपल सा सल्यूशन है। जरा सोचिए, मार्केट में लाखों स्टॉक्स, बॉन्ड्स और न जाने कितने तरह के एसेट्स हैं। अब एक पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए इन सब के रिस्क को अलग अलग एनालाइज करना तो लगभग नामुमकिन है। तो सवाल यही है कि इसे किया कैसे जाए। फाइनेंस की भाषा में इसी को कहते हैं डायमेंशनैलिटी प्रॉब्लम। मतलब अगर n सिक्योरिटीज हैं तो आपको n रिटर्न का अंदाजा लगाना होगा, n स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने होंगे, यानी हर एसेट कितना ऊपर नीचे होता है, और उससे भी बड़ी बात लगभग n स्क्वायर कोरिलेशन को समझना होगा कि कौन सा एसेट किसके साथ चलता है। जैसे जैसे एसेट्स बढ़ते हैं ये कैलकुलेशन नामुमकिन हो जाती है। और बस यहीं पर फैक्टर मॉडल एक जीनियस सॉल्यूशन की तरह सामने आते हैं। इसके पीछे का आइडिया बड़ा सिंपल है। हर एक एसेट का अलग अलग विश्लेषण करने के बजाय क्यों ना हम उन कुछ कॉमन फैक्टर्स पर ध्यान दें जो उन सभी को चला रहे हैं। मतलब फैक्टर्स पर फोकस करो, एसेट्स पर नहीं। इस बात को एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी से समझ सकते हैं। जैसे किसी इंसान के लिए वो क्या क्या खा रहा है उससे ज्यादा जरूरी उसके बॉडी के वाइटल्स जैसे ब्लड प्रेशर हैं, जो असल में उसकी हेल्थ तय करते हैं। ठीक उसी तरह एक इन्वेस्टर के लिए अलग अलग एसेट से ज्यादा जरूरी वो अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं जो पूरे पोर्टफोलियो को संकट में डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे पहले और सबसे मशहूर फैक्टर मॉडल पर, जिसने फाइनेंस की दुनिया ही बदल दी। ये है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल या CAPM। आज भी इसे फाइनेंस की दुनिया का वर्क हॉर्स माना जाता है। CAPM सिर्फ एक और फॉर्मूला नहीं था, इसने तो रिस्क को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। ये इतना बड़ा आइडिया था कि इसके डेवलपर्स को नोबेल पुरस्कार तक मिला। KPM का दिल है बीटा। बीटा बस ये बताता है कि कोई एसेट पूरे मार्केट के साथ कितना मूव करता है। ध्यान रहे, ये वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता नहीं है, बल्कि ये मार्केट रिस्क के प्रति उस एसेट की सेंसिटिविटी है। इसने रिस्क को अकेले देखने के बजाय मार्केट के रिलेशन में देखना सिखाया। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है? बहुत सीधी सी बात कहता है, किसी एसेट से जो एक्स्ट्रा रिटर्न की उम्मीद है यानी रिस्क प्रीमियम, वो उसके बीटा और मार्केट के ओवरऑल रिस्क प्रीमियम पर निर्भर करता है। सिंपल शब्दों में, जितना ज्यादा मार्केट रिस्क उठाओगे उतने ज्यादा रिटर्न की उम्मीद कर सकते हो। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब असली दुनिया के डेटा पर CAPM को टेस्ट किया गया तो ये रिटर्न्स को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। मतलब एम्पिरिकली ये एक फेलियर है। फिर भी इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से आज भी इसे एक बेसलाइन मॉडल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि CAPM पूरी कहानी नहीं बता पा रहा था, तो जरूरत पड़ी एक बेहतर मॉडल की, और यहीं से हम सिंगल फैक्टर की दुनिया से आगे बढ़कर मल्टी फैक्टर अप्रोच की तरफ आते हैं, जिसकी शुरुआत की मशहूर फार्मा फ्रेंच मॉडल ने। फार्मा और फ्रेंच ने कहा कि सिर्फ मार्केट रिस्क से सारे रिटर्न्स नहीं समझाए जा सकते। उन्होंने दो और जरूरी फैक्टर्स इसमें जोड़े। पहला, कंपनी का साइज, और दूसरा उसकी वैल्यूएशन यानी वैल्यू। तो इस तरह हम एक फैक्टर से 3 फैक्टर्स पर आ गए। पहला नया फैक्टर है SMB यानी स्मॉल माइनस बिग। ये इस बात पर आधारित है कि हिस्टोरिकली छोटी कंपनियों के शेयर्स ने बड़ी कंपनियों के मुकाबले ज्यादा रिटर्न दिया है। इसी को साइज प्रीमियम कहते हैं। दूसरा नया फैक्टर है HML यानी हाई माइनस लो। ये वैल्यू फैक्टर को पकड़ता है। ये स्ट्रैटेजी उन कंपनियों को खरीदने की है जो अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से सस्ती दिखती हैं, जिन्हें हम वैल्यू स्टॉक्स कहते हैं, उन कंपनियों के मुकाबले जो महंगी दिखती हैं यानी ग्रोथ स्टॉक्स। पर कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। जहां फार्मा फ्रेंच वैल्यू पर फोकस करता है, वहीं एक और बहुत पावरफुल फैक्टर है जो उसके बिल्कुल उल्टे सिद्धांत पर काम करता है, और वो है मोमेंटम, जो एक पॉजिटिव फीडबैक लूप पर चलता है। वैल्यू और मोमेंटम का फर्क इस टेबल में एकदम साफ है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है गिरे हुए शेयरों को खरीदना, इस उम्मीद में कि वो वापस ऊपर आएंगे।
ये एक नेगेटिव फीडबैक लूप है जो मार्केट को स्टेबल करता है। वहीं मोमेंटम इन्वेस्टिंग चलते हुए शेयरों को खरीदने के बारे में है, ये मानकर कि वो और ऊपर जाएंगे। ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप है जो मार्केट में अस्थिरता ला सकता है। मोमेंटम ने भले ही ऐतिहासिक रूप से जबरदस्त रिटर्न दिए हों, लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है, क्रैश। जब भी मार्केट का ट्रेंड अचानक बदलता है या सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है, तो मोमेंटम स्ट्रैटेजीज बहुत बुरी तरह से क्रैश हो सकती हैं। तो हमने मार्केट साइज, वैल्यू और मोमेंटम जैसे कई फैक्टर्स को देख लिया है। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक इन्वेस्टर के लिए एक पावरफुल फैक्टर टूलकिट कैसे बनाते हैं। तो अपनी फैक्टर इन्वेस्टिंग टूलकिट को ऐसे समझिए। सबसे पहले नींव है CAPM, जो हमें बताता है कि मार्केट रिस्क सबसे जरूरी है। फिर आता है फार्मा फ्रेंच, जो इसमें साइज और वैल्यू के फैक्टर्स जोड़ता है। और आखिर में आता है मोमेंटम, जो हमें याद दिलाता है कि ट्रेंड को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। जैसे जैसे मार्केट और इन्वेस्टर्स का बिहेवियर बदल रहा है, वो अगला बड़ा फैक्टर क्या होगा जो रिटर्न्स को ड्राइव करेगा। ये इस बात की याद दिलाता है कि मार्केट को समझने की ये खोज कभी खत्म नहीं होती। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।